अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रॉन्ग साथ मैं हूं अफजल यूबी। हुकूमत ने वफाकी बजट तो पास कर लिया है, क्या इस बजट पर हुकूमत कायम रह सकेगी? जो टैक्स टारगेट रखे गए हैं वो पूरे होंगे? क्या इंडस्ट्री फ़रोग पा सकेगी? और क्या कुछ है इस बजट में, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब। आप साबिक सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के और लाहौर टैक्स बार के साबिक सदर हैं। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के और साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। चौ साहब, आज मैंने इंट्रो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ आपसे आज वो कुछ सीखूँ जो हमारे दोस्त मुझे सवालात भी करते हैं, बार बार पूछते भी हैं। जो बजट पेश हुआ है, पहले तो सबसे पहले ये बताइएगा इसके खद्दोखाल आप किस तरह देखते हैं? अगर बुनियादी तौर पे आप इस बजट के खदोहाल की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ने एक ओवर एम्बिशियस सा टारगेट जो है वो रखा है और एफबीआर ने जो है वो उस पर अपनी राय दी है कि ये अचीवेबल टारगेट है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह की टैक्सेशन की गई है, सिर्फ टैक्सेस की परसेंटेज बढ़ा के रेवेन्यू का उनका गवर्नमेंट का ख्याल है कि इकट्ठा कर लिया जाएगा, जो कि एक इकनॉमिक्स के भी और टैक्सेशन के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ है। हमेशा जो टैक्सेस हैं वो इकनॉमिक ग्रोथ से आते हैं। अगर इकॉनमी चलेगी, ग्रोथ होगी तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिलेंगे। और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में टैक्स का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा और वो तकरीबन जो हमने उसका एनालिसिस किया है, ये बाय एंड लार्ज आप जो है ये 30 से 40% तक इजाफी बोझ आएगा एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर। और इसके साथ साथ जो आपने रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं तो वहाँ जो ट्रांजैक्शन अब बंद होगी, वहाँ से भी एक बड़ा चंक रेवेन्यू का आ रहा था वो अब बंद हो जाएगा। इसी तरह से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बढ़ गई है, वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट स्लो हो जाएंगे या वक्ती तौर पे रुक जाएंगे। इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो इससे रिलेटेड कोई 20 इंडस्ट्री हैं उनका पहिया स्लो होगा। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि आपने जो टैक्सेस की परसेंटेज बढ़ाई है, इससे हमेशा बिजनेसमैन का कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है। जब आपके टैक्सेस बढ़ते हैं तो आप कैश फ्लो में से और उसके कैपिटल में से मेजर पोर्शन तो वन टाइम अपने पास ले जाते हैं, तो फिर उसकी स्पेंडिंग कम हो जाती है। तो जब बिजनेसमैन की स्पेंडिंग कम हो जाती है और बिजनेसमैन के कैश फ्लो में उसका वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है और विद होल्डिंग टैक्सेस की सूरत में, सारे विद होल्डिंग की शक्ल में टैक्सेस आए हैं मोस्टली, तो ये टैक्सेस एडवांस टैक्स की सूरत में या मिनिमम टैक्स की सूरत में एफबीआर वन टाइम अगर अपने रेवेन्यू को अचीव करने जाती है तो ये जो इकोनॉमिक प्रोसेस स्लो होता है, ये फिर कई सालों तक दोबारा इसको रिवाइव करने के लिए टाइम लग जाता है। इस बजट को जो पेश किया गया है, इसमें कोई होमवर्क आपको नजर आया है जो जिसमें इसमें किया गया है? गवर्नमेंट के पास सर इस वक्त एक टास्क है कि हमने आईएमएफ के प्रोग्राम को बहाल करना है। आईएमएफ के प्रोग्राम को बहाल करने का हमारी सर्वाइवल से एक बात जोड़ी जा रही है कि पाकिस्तान अगर आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। आप मेरे से डिबेट कर सकते हैं, उसके बगैर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन बात विजन की है। असल में अगर आप समझें कि हमें इस बजट के अंदर कोई उस तरह का विजन नज़र नहीं आ रहा जो मुल्क की इकॉनमी को आगे लेके जाने वाला हो। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स थे। इस गवर्नमेंट के पास सिर्फ 1 साल है। उन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम को एक्टिव करने के लिए और फैटफ से निकलने के लिए जो इंटरनेशनल प्रेशर्स थे उसके नीचे रख के सारी टैक्सेशन की है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो टारगेट है एफबीआर का, ये अचीव सर होना बहुत मुश्किल है। जी। और खास तौर पे जिस तरह से सुपर टैक्स लगाया गया, ये जो आपका इमोरल प्रॉपर्टी का टैक्स लगाया गया, मैं अर्ज करता हूँ ये वो टैक्सेस हैं जो सब कोर्ट्स में जाएंगे और इनकी फेड कोर्ट डिसाइड करेगी, इससे रेवेन्यू कभी भी नहीं आएगा। टैक्स की जो डेफिनेशन है जो 13 इंडस्ट्रियों पर लगाया गया है या जो हुकूमत जो कह रही है अमीरों से वसूल किया जाएगा, वो बाद में आपसे मैं पूछता हूँ। लेकिन मैं काशिफ अनवर साहब से ये पूछना चाहूँगा, काशिफ साहब जो साबिक़ा हुकूमत थी जो बजट वो पेश कर रही थी, उसमें इस बजट में कोई बुनियादी फ़र्क आपको नज़र आया है? देखें, बात ये है कि ये बजट सिर्फ हमने आईएमएफ की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमने पूरा किया और जितने भी जो भी एक्शंस लिए गए हैं वो आईएमएफ के कहने पे ही लिए गए हैं। आपने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है, आपने ऑयल की प्राइसेस को बढ़ाया है, आपने बिजली की प्राइसेस को बढ़ाया है, अब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आईएमएफ के साथ जाकर मिलती हैं। फिर आप अपने आप को, जैसा कि अतीक भाई ने कहा कि एफएटीएफ से निकालना चाह रहे हैं, वो भी अभी तक हम नहीं निकले हैं और अगर उसकी भी शायद जाते जाते उन्होंने कहा जी आपने फिर एक कंडीशन पूरी नहीं की, आप वो कंडीशन पूरी करेंगे तो आप फिर निकलेंगे ग्रे लिस्ट में से। तो देखें, अभी चूँकि ये हमारे पास साल सवा साल था और गवर्नमेंट
कि जितनी पॉलिसीज़ भी थी वो तमाम शॉर्ट टर्म थी। इसमें कोई मीडियम टर्म पॉलिसी नहीं है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। हमने सिर्फ साल से सवा साल के अरसे के दौरान क्या करना है। और देखें जो सबसे बड़ी बात है ना, अगर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट ना करता तो शायद पाकिस्तान कोई और स्टेप ले लेता, चूँकि और अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया और हमने श्रीलंका को देखकर अकल कर ली। और जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, आपका यूएई, आपका चाइना, उन सब ने ये कहा है कि आप सबसे पहले आईएमएफ के पास जाएं, अपनी डील करा कर आएँ। और देखें जो आपके मुतल्लिक ये है कि आपने मैं अच्छे अल्फाज में कहूँगा कि आपने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। तो देखें ये एक इंटरनेशनल मार्केट में एक हमारा जो स्टेटस है वो अच्छा नहीं रहा और हमारा इमेज अच्छा नहीं गया। तो ये हमारे लिए इसलिए बाउंड हो गए आईएमएफ की बात को मानना। और जो हमने 7,440 अरब का बजट किया है वो इसीलिए किया है। और देखें शायद हम इसको पूरा भी कर लें, क्योंकि ऐसा कोई मसला नहीं है। क्योंकि देखें कोई मुस्तकबिल करीब में आपका ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में नहीं आएगा। मुस्तकबिल करीब में कोई आपका बहुत ज़्यादा आपका जो रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और इम्पोर्ट हमारा जो मेजर चंक है हमारी कलेक्शन का वो इम्पोर्ट से है, तो वो इम्पोर्ट से पूरा होना है। फ्यूल हमने उसी तरह से मंगवाना है, आरएलएनजी हमने उसी तरह से मंगवानी है। ना वाटर रिजर्वायर पे हमने जाना है, ना सोलर पे हमने जाना है, तो इम्पोर्ट के बिल पे हमारा रहेगा। हुकूमत जो भी होती है आखिरी जो बजट होता है वो बेहतरीन पेश करती है, आवाम के लिए रिलीफ भी देती है ताकि उसकी जो सियासत है वो चमके, अपना वोट बैलेंस भी बनाना होता है। ये हुकूमत क्योंकि जैसे भी आई इत्तेहादी हुकूमत, इसको बजट आवाम को अपनी तरफ राग़ब करना था, लेकिन ये सारा कुछ उल्ट हो गया। मैं जो बुनियादी फ़र्क था ना वो इसलिए पूछ रहा था, जो ख्वाहिशात आवाम की थी, तवक्कुआत हुकूमत पे, इत्तेहादी हुकूमत पे थी, आने से महंगाई कम हो जाएगी, कोई दूध की नहरें बह जाएंगी, इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ कोई नज़र आई हो? मेरी ज़ाती राय में अगर गवर्नमेंट ये स्टेप्स ना लेती तो शायद हम सरवाइव ना कर पाते। हम इस पोजीशन पे आ चुके थे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आईएमएफ के पास जाए बगैर भी और बहुत सी प्रोग्राम तो चल रहा था सर, पहले भी चल रहा था। नहीं, हमसे देखें पिछली गवर्नमेंट ने जाते हुए, मेरी ज़ाती राय है जी जी कि जब हम एक एग्रीमेंट करके आते हैं कि हम बिजली की प्राइसेस को बढ़ा देंगे और हम फ्यूल की प्राइसेस को बढ़ाएंगे और हम वहाँ पर उसको रोक लेते हैं, तो देखें हमारे जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, और देखें आईएमएफ क्या कहता है, आईएमएफ ये तो नहीं कहता कि आप सब्सिडी ना दें, आईएमएफ ये कहता है कि आप मुझसे पैसे लेके सब्सिडी ना दें। आईएमएफ ये तो नहीं कहता कि आप अपनी आवाम का फ्री इलाज ना करें। आईएमएफ ये कहता है कि भाई आप मुझसे पैसे लेकर आप उससे आवाम का फ्री इलाज ना करें, आप खुद कमाएं, आप टैक्सेस लें, आप अपने एक्सपेट्रिएट से पैसे मंगवाएं, आप जो मर्जी करें, लेकिन आप मुझसे पैसे लेकर अपनी फजूल खर्चियां ना करें या याशियां ना करें, आप सब्सिडीज ना दें। अब आईएमएफ क्या कह रहा है कि अगर आपको कॉस्ट 30 रुपीज़ का करता है, अगर फ्यूल से आपका बिजली का बिल यूनिट 30 रुपए का करता है तो आवाम से 30 रुपए का लें, आप आवाम को 20 रुपए का क्यों देते हैं? अगर आईएमएफ के हम कहते हैं बजट उसके कहने पे पेश किया है, तो इस बजट में तो जो आवाम को जो सहूलियात मिलती थी 1,515 अरब रुपए की, वो कम करके 699 अरब की गई। इसका मतलब फिर आवाम पे तो जुल्म आईएमएफ ने करवाया। देखें मैंने आपसे क्या कहा कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत बजट बना है। हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त सिर्फ ये था कि आईएमएफ की जो उसने हमारी 2 पेमेंट्स करनी थी वो रोकी हुई थी, हमें 2 और एक और बात, हम इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी खतरे की तरफ जा रही थी। नहीं, मैं एक और बात बताऊं, हम सिर्फ आईएमएफ की बात कर रहे हैं $2 बिलियन की। ये सिर्फ $2 बिलियन नहीं है, ये आपके वर्ल्ड बैंक के भी पैसे आपको आने हैं, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी आने हैं। अब आपकी आईएमएफ से डील हुई है तो आपका $2.5 बिलियन चाइना ने आपको दे दिया है। देखें वो सिर्फ इसीलिए रुके हुए थे तमाम ममालिक, आपकी तमाम डोनर एजेंसीज आईएमएफ के अलावा, वो सिर्फ आईएमएफ, देखें आईएमएफ ने सिर्फ ये देना है कि हाँ ये मुल्क जो है ये अपने अहद पे पूरा उतर रहा है और ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा उतर है। जब आईएमएफ के साथ आपकी टर्म्स नहीं चलती तो आपको बाकी डोनर एजेंसीज भी डोनेशंस नहीं देती। मैं दोबारा काशिफ साहब आप तरफ आता हूँ। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आपने आईएमएफ की जो शराइत हैं वो भी सुनी, जो मुआहदे थे, क्या वाकई हुकूमत जो साहब हुकूमत थी उसकी पॉलिसियाँ ऐसी थी, मुल्क खतरे की तरफ जा रहा था, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था? अगर आईएमएफ की शराइत पर भी बजट पेश किया गया तो बजट तो पहले 7,004 अरब रुपए का टारगेट रखा गया था, 2,000 नेट टैक्स था,
उसके बाद 7,450 अरब रुपए टैक्स बढ़ाया गया, उसके बावजूद IMF अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। आप इसमें क्या देखते हैं? देखिए, आप ये समझने की कोशिश करें कि बजट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक एक्सपेंशनरी बजट होता है, एक वो होता है जो मईशत को सुकड़ने में मजबूर कर देता है। इस हुकूमत ने जो बजट दिया है ये वो है जो मईशत को आपकी कम करेगा, ये आपकी ग्रोथ नहीं अचीव होगी इस साल में। ये पहली बात तो आप तय मुआशी ग्रोथ के लिए सवाल बजट नहीं है, पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। दिस बजट हैज़ बीन डिफाइंड इन अ वे कि ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जी। इमरान खान की जो साबका हुकूमत थी वो बेसिकली एक एक्सपेंशनरी बजट लेके चल रही थी, ग्रोथ को वो स्टिमुलेट कर रहे थे, उसकी वजह से वो अपने 6,150 अरब भी इकट्ठे कर पाए और उसके साथ मुल्क के अंदर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आ रही थी। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जब आपकी इकोनॉमी हीट अप होती है 4.5% से ऊपर जाती है तो आपकी डॉलर इकोनॉमी नेगेटिव हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सादा अल्फाज में ये बता दूं कि आप इंपोर्ट्स बढ़ा देते हैं, वहाँ पर जाके पैसा आ रहा होता है तो उसकी वजह से आपकी रुपये को मार पड़नी शुरू हो जाती है। जी जी। अब ये जो हुकूमत आई है इसने ऑल टुगेदर, चूँकि IMF ये बजट बेसिकली पाकिस्तान की हुकूमत ने मैं समझता हूँ पेश ही नहीं किया। ये बजट बनाया है उन्होंने। और मैं आपको एक बात बताऊँ, IMF का प्रॉब्लम क्या है, वो हमारा कर्ज खा है, वो देखता है मैंने रिकवरी कैसे करनी है, वो कोई गलत चीज़ नहीं हमें बताता। सही है। वो हमें कहता है अपना हाउस इन ऑर्डर कर दो और फिर हमसे कर्जा ले लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप ये देखें कि IMF जो जितनी शराइत लगा रहा है वो बुरी नहीं है। लेकिन एक जो मैं इस बजट में सबसे नेगेटिव बात देख रहा हूँ, देखें आपने तमाम ताजर, तमाम कारोबारी हज़रात प्लानिंग करते हैं बजट को देखकर अगले साल की, इन्होंने वारदात की है। मैं इसको सख्त लफ्ज़ है, इन्होंने पिछले साल के प्रॉफिट्स को टैक्स कर दिया है, यानी कि सुपर टैक्स को इम्पोज किया पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर। पिछले साल पाकिस्तान की कंपनियों ने फिनोमिनल ग्रोथ की, 1,000 बिलियन का प्रॉफिट है स्टॉक लिस्टेड कंपनियों को, जो हिस्ट्री में कभी नहीं आया था। हुकूमत ने नज़र डाली, आसान तरीका मिला, 10% उनका 100 अरब ते थोड़ा आराम ले लेंगे। यानी कि आप ये नहीं कर सकते। आप जो प्रीवियस प्रॉफिट था वो मैंने पिछली एक प्लानिंग के तहत लिया था कि मुझे ये टैक्सेस देने पड़ेंगे, मैं इसके ऊपर इस तरह चलूँगा। इस तरह करेंगे तो आप जो काशिफ साहब बता रहे थे कि IMF कब एतबार करेगा, क्योंकि हम मुकर जाते हैं, तो फिर अब कारोबारी हजरात क्यों एतबार करेंगे? अगर हुकूमतें यही रवैया रखेंगी कि पिछले साल के टैक्सेस को 10% फर्दर टैक्स लगा देंगी तो कौन इन पर एतबार करेगा? जी जी। आप अभी 2 महीने बाद ले हैं कि मेरे एसेट्स के ऊपर मजीद 30% टैक्स है, तो फिर तो मेरे पास भागने के अलावा कुछ चारा ही नहीं रहेगा। आप देखिए इस वक्त आपने 2 टैक्सेस ने इन्वॉल्व किए हैं, एक सुपर टैक्स और एक पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स, ठीक है ना। दोनों को आपने बैक डेट से नाफिज कर दिया। या खुदा का खौफ करें, ये मौजूदा टैक्स पेयर के लिए वबाले जान होगा या नए टैक्स पेयर? सर मौजूदा के लिए, क्योंकि तो पिछले साल के प्रॉफिट्स के ऊपर है। ये तो मैं कह रहा हूँ ये कभी नहीं होता था। हमारी जितनी टैक्सेशन हिस्ट्री अगले साल से हमेशा लागू होते थे और ये बहुत सारे चला जाएगा आपका लिटिगेशन के अंदर। अब आप ये देखें, हुकूमत ने VN के हट के जो हम सिर्फ IMF की तरफ बैंक अपॉन कर रहे हैं ना, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। आल्दो के IMF इज़ इनएविटेबल, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन IMF के अलावा सॉल्यूशंस क्यों नहीं निकालते? हम अपने होममेड सॉल्यूशन, पहले एक वक्त होता था बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए इश्तिहार चलते थे। आज आपकी 27,000 मेगावाट कंजम्पशन है। आपका सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का बिजली का बिल है और हुकूमत के लिए भी दर्द सर बना हुआ है। आप क्यों नहीं लोगों को कहते कि यार इस कंजम्पशन को जो फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले तो उनकी बंद करनी चाहिए। फ्री बिजली के अलावा भी आपको तमाम घरों में फोर्सफुली कहना चाहिए कि 1 या 2 AC से ज़्यादा ना चलाएं। ये नहीं हो सकता सर, वो बिजली तो पूरी नहीं आती, ऐसी कहाँ चलेंगे? लेकिन मैं उमर साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जाहिर साहब ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले जो सुपर टैक्स की जो डेफिनेशन है जिसके बारे हुकूमत कह रही है वो सिर्फ अशराफिया से वसूल किया जाएगा और गरीब पे खर्च किया जाएगा, उसकी क्या डेफिनेशन है? वाकई कोई ऐसा है, वाकई गरीब आदमी को उसका बेनिफिट मिलेंगे या वाकई अशराफिया से वसूल किया जाएगा? इतनी पॉलिटिकल विल है हमारी हुकूमत में या हमारा सिस्टम में जो अशराफिया से टैक्स वसूल कर सके? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी चौ साहब, हमारे यहाँ जो मैंने आपसे पहले बात की कि इस बजट में कोई VN नज़र नहीं आया, उसमें एक बुनियादी बात ये है कि हमारी
जो रिसेंट पास में 3-4 गवर्नमेंट्स गई हैं, इन सब गवर्नमेंट्स ने टोटल इनकी डिपेंडेंस टैक्स रेवेन्यू के ऊपर है। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के दो ज़राए होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। हमारे मुल्क में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या जो लोग मैटर करते हैं इस मुल्क की इकॉनमी को, सिस्टम को चलाने के लिए, उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि नॉन टैक्स रेवेन्यू को कैसे बनाना। अब जब मैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ तो वो गवर्नमेंट की आमदन है। जिस तरह गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारों के अंदर कमाई की बजाय उल्टा हमें खुद से पैसे, अपनी टैक्स मनी, जो हार्ड अर्नड मनी है, टैक्स की मनी या कर्ज़ों का पैसा या जो लोन्स हैं, वो देके उन इदारों के खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। इस मुल्क को अगर आगे जाना है तो फिर इस मुल्क में हमें जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए हमें जॉइंट वेंचर्स में जाना है। और दुनिया में बहुत से अदारे हैं जो हमारी कॉरपोरेशंस, हमारी स्टील मिल्स, एयरलाइन, रेलवे और दीगर अदारे जो इस वक्त इस मुल्क की तकदीर को बदलने की हैसियत रखते हैं, उनके लिए हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू बनाने की पॉलिसी फौरी तौर पे लानी है और ऐसी जेवीज करनी है जिसमें हमारी ऑनरशिप इंटेग्रिटी भी कंप्रोमाइज़ ना हो और अदारों को सपोर्ट दे के प्रॉफिट कमाया जाए। उस प्रॉफिट में से आपकी जेवी का दूसरा पार्टनर भी कमाए और आप भी कमाएं। तो इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए टैक्स रेवेन्यू का बोझ डालने की जो एक हुजम है वो अब अपनी आखिरी सतह तक जा चुका है। काशिफ साहब ने कहा रेवेन्यू रिसीव हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये 7.4 ट्रिलियन। मैंने कहा नहीं हो सकता। उस पर मेरा एक आर्गूमेंट है कि दुनिया रिसेशन पे जा रही है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया रिसेशन पे जा रही है। जब दुनिया रिसेशन पे जाती है तो उस वक्त आपकी फिर जो है डिमांड कम हो जाती है। जब आपकी डिमांड कम होती है तो फिर आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी। जब इंपोर्ट्स कम होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका फिर रेवेन्यू भी उसमें इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर। इसी तरह आपकी अगर इंपोर्ट्स कम होती हैं, यूरोप और अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, वहाँ स्पेंडिंग कम होगी, डिमांड कम होगी, तो उस सूरत में आपकी एक्सपोर्ट भी अफेक्ट होगी। तो ये भी एक तस्वीर का बड़ा इंपॉर्टेंट रुख है जो हमें अपने ज़हन में रखना है कि हमने अल्टरनेट प्रोग्राम लेके चलना है कि अब हमने इस मुल्क का जो टैक्स रेवेन्यू है वो किस हद तक अपनी टैक्स बेस के ऊपर बोझ डालना है। जो टैक्स बेस से बाहर लोग हैं उनको तो हम यहाँ ला नहीं सके। इस मुल्क में आप मुझे बताइए, इस बजट के अंदर कोई एक पॉलिसी भी ऐसी नहीं आई जिसमें ये बताया जाए कि जो पाकिस्तान के अशरफिया ने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली है उनको टैक्स सिस्टम में कब लाया जाएगा, उनको टैक्स सिस्टम में लाने के लिए क्या प्लानिंग है। का सोर्स नहीं बताया गया कहां से हमने रियल इनकम को टैक्स करने के लिए कोई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की कोई पॉलिसी नजर नहीं आई। एनीवे, हम मुतालबा करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे कि ये मुल्क आगे तब जाएगा जब आप जो वो लोग जिन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया उसके लिए कोई स्पेशल लेजिस्लेशन करें। और आप देखें पीटीआई के अलावा इस वक्त सारी जमातें जो हैं वो हुकूमत में हैं। अगर अब नहीं अगर ये लेजिस्लेशन हो सकती है, जो राइट्स अक्रू होते हैं, जो वेस्टेड राइट मिलता है वो उस बंदे को मिलता है जो टैक्स पे करता है। उसके लिए राइट्स, उसके लिए प्रोटेक्शन, उसके लिए सारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होती हैं। जो टैक्स चोर है, जिसने एक पैसे का टैक्स नहीं दिया, दौलत इकट्ठी कर ली, असासे बना ली है, प्रॉपर्टियां बना ली, उन लोगों के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन नहीं है। उनकी लेजिस्लेशन होनी चाहिए और उनको आज से 70 साल से पीछे सामने लेके आना चाहिए। आगे चलिए, आपने मेरे से सुपर टैक्स का क्वेश्चन पूछा, मैं उस पर भी आपको अर्ज कर दूं। सुपर टैक्स जो है सर, PML नून की गवर्नमेंट ने अपनी 2016 के फाइनेंस एक्ट में जब शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे तो इसको लगाया था। ये कोर्टों में भी गया, जुडिशल स्क्रूटनी हुई और उसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा मिला और ये टैक्स ठहर गया। तो अब रेडीली गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन तो ये थी, आज की डेट में बैंकिंग कंपनीज़ के ऊपर ये 4% था और बैंकिंग कंपनीज़ के अलावा जो अदर देन पर्सनस हैं उस पर यह टैक्स 0% था। जब शुरू में 16 में आया था तो उस वक्त वो पर्सन्स, उसमें कोई इंडिविजुअल है, कोई AOP है, कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, अगर उसका 50 करोड़ 500 मिलियन से ज़्यादा मुनाफा था तो उस पर ये टैक्स था। फिर साल 2019 के बजट में यानी 20 और 21 के लिए इस शरह को 0% कर दिया गया। अब गवर्नमेंट ने 300 मिलियन से ज़्यादा जिन अफराद की आमदन होगी, चाहे वो कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई AOP है या कंपनी है, उसको 300 मिलियन से ज़्यादा होने की सूरत में 4% सुपर टैक्स देना होगा। अब आप आ जाइए दूसरे टैक्स की तरफ, जो आपने गुर्बत के खात्मे के लिए टैक्स लगाया, उसमें भी गवर्नमेंट ने कहा जी ये वन टाइम टैक्स है, आपके पास साल ही एक है और पाकिस्तान में अगर कोई टैक्स लग जाए तो उसको दोबारा ख़त्म होते हुए हमने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में नहीं देखा, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्शंस का हिस्सा बन जाता है और फिर वो टैक्स कभी हटता नहीं। को वक्ती तौर पर लाया गया था लेकिन और उसके बाद वो हमेशा का फीचर बन गया, वो आपके बजट का 80% उसने हिस्सा ले लिया। तो एक ये जो उन्होंने बयानिया दिया ये बिल्कुल गलत है कि ये वन टाइम टैक्स है, अब ये टैक्स रहेगा।
तो अब इस टैक्स के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए टैक्स आया है, ख़त्म तो गुर्बत होगी नहीं, गुर्बत को कम करने का लफ्ज़ होना चाहिए। तो गुर्बत को कम करने के लिए जो टैक्स इम्पोज किया गया है, ये 15 करोड़ रुपए से जिनकी आमदन है वहाँ शुरू होगा। 15 करोड़ से 20 करोड़ तक जो लोग हैं वो 1% अपनी इनकम का देंगे, 20 से 25 वाले 2%, 25 से 30 करोड़ वाले 3%, और वो तमाम अफराद जो 30 करोड़ से ऊपर है वो 4% टैक्स अपनी आमदन का देंगे। और इसका इतलाक साबका यानी साल 2022 जो 30 जून को ख़त्म हो गया है, उस साल में हासिल होने वाली आमदनी पे आपको ये वाला टैक्स अदा करना होगा। तो ये सुपर टैक्स और दो टैक्सेस मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सुपर टैक्स अलग है और ये जो आप गुर्बत को कम करने के लिए टैक्स लगा रहे हैं वो 4B सेक्शन है, ये 4C सेक्शन है। तो ये दो टैक्सेस बिजनेसमैन को देने होंगे। जो ताजिर हज़ार है तो सरापा एहतजाज सुपर टैक्स को मानने के लिए तैयार नहीं है, इंडस्ट्री को बंद करना जा रहे हैं, तो फिर क्या वाकई वो इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा बोझ? ये 13 जो महसूस इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे ख्वाजा साहब ने आपको बताया कि जिनके प्रॉफिट्स लिस्टेड कंपनियों के रिपोर्टेड हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, सामने बैलेंस शीट होती है, इंग्लिश उर्दू अखबारों में इनके मुनाफों की तफसील शाया की जाती है कानून की रूह से, SECP के कवानीन के मुताबिक। तो ये किसान एक गवर्नमेंट के पास पॉकेट थी तो उन्होंने इस बास्केट से रेडिली पैसों को पकड़ लिया। लेकिन इसमें भी देखिए गरीब आदमी का भी नुकसान है। लिस्टेड कंपनियों में सब जो है वो ऑनर्स की शेयर होल्डिंग नहीं होती, इसमें छोटे छोटे लोगों की शेयर होल्डिंग होती है। जो मीडियम साइज़ के इन्वेस्टर हैं उनकी भी शेयर होल्डिंग होती है, कुछ लार्ज का भी होता है शेयर। तो जो छोटे छोटे शेयर होल्डर जिन्हें डिविडेंड का इंतजार था कि मिलेगा मैं ये काम कर लूँगा, और वो डिविडेंड अब इस प्रॉफिट के लगने के बाद वैनिश हो जाएगा। बेवरेज पे, टेक्सटाइल पे, शुगर पे, सीमेंट पे 4% से 10% जो टैक्स कर दिया गया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैंने जैसे ऐसे आपसे अर्ज़ किया कि उनके प्रॉफिट ख़त्म हो जाएंगे, यानी प्रॉफिट कम हो जाएंगे। जो प्रॉफिट्स हैं, आपको नंबर्स भी ख्वाजा साहब ने शेयर किए कि जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है उसका 10% गवर्नमेंट ले जाएगी, गवर्नमेंट ले जाएगी। तो जो प्लानिंग्स हैं कि मैं इस पैसे से आगे एक्सपेंशन करूँगा, इस पैसे को री इन्वेस्ट करूँगा, या वो पैसा दोबारा सोसाइटी में आएगा और लोगों के हाथों में आएगा, खुशहाली आएगी, अब वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा। काशिफ साहब, जिस तरह उमर साहब ने कहा मुआशत अब फ़रोग नहीं पाएगी, सुकड़ेगी। ज़ाहिर अतीक साहब ने बड़ी तफसील से बताया इंडस्ट्री के आगे क्या खतरात है, किस तरह देखते हैं? देखें, मैं जो कुछ बातें एक इकॉनमी के लिए, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस वक्त जितनी भी हुकूमत में जितनी भी पार्टियाँ हैं या जो हुकूमत से बाहर भी जो पार्टियाँ हैं, वो इस वक्त ये ज़रूर देखें कि इस वक्त मुल्क की सलामती के लिए काम होना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए जब तक आप फ्री हैंड नहीं देंगे ताजिर को, जब तक आप फ्री हैंड नहीं देंगे इंडस्ट्री को, जब तक आप उसको सहूलियात नहीं देंगे, तब तक वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब तक पैसा आपका इकोनॉमी के अंदर नहीं आएगा। और मैं फिर बार बार एक बात को घुमा कर कहता हूँ कि देखें, अब हालात आज से पहले वाले नहीं रहे, हालात बदल चुके हैं। बस एक छोटी सी बात, आप कह रहे हैं सहूलियात, एप्टमा को जितनी सब्सिडी दी गई, अगर उनका हिसाब लगाया जाए इतनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी जितनी सब्सिडी चली गई थी, अरबों में। देखिए, मैं एप्टमा की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं लेदर इंडस्ट्री की बात भी नहीं करना चाहूँगा, मैं सर्जिकल की बात भी नहीं करना चाहूँगा, मैं फुटबॉल की भी बात नहीं करना चाहूँगा। मैं बात देखिए, मैं इस हक में ही नहीं हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर इस हक में नहीं हूँ कि आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तमाम बेनिफिट्स दे दें। मैं क्या कहता हूं कि इस नारे को बदल दें कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है। मैं ये कहता हूं कि इस नारे को लागू कर दें कि हमने इंपोर्ट को कम करना है। देखें, इस दोनों बातों का मतलब शायद एक ही है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत डिफरेंट है। हमने तमाम बेनिफिट्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दे रखे हैं। मुझे ये बताएं, आपने लोकल इंडस्ट्री को क्या दिया है? और एक और बात बताऊं आपको, देखें, जो मैं ये बात कर रहा था ना कि आपने अपनी मईशत को चलाने के लिए आप जब तक आप अपनी लोकल इंडस्ट्री, आपकी स्मगलिंग कहाँ होती है, आपकी अंडर इनवॉइसिंग कहाँ होती है? आप अतीक भाई ने अभी ये कहा कि हमारी इंपोर्ट जो है वो कम होगी या इंपोर्ट हमारी बढ़ेगी। हम तो बनाते ही कुछ नहीं है। आपके तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, आप तो वो सारे रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आपने जो एक्सपोर्ट करना है आप वो भी इंपोर्ट करते हैं। आपकी 15 मिलियन बेल की आउटपुट थी कॉटन की, 5 मिलियन बेल पे चली गई, 10 मिलियन बेल आपने इंपोर्ट की है। हम ये कहते हैं कि हम ज़राई मुल्क हैं, आलू टमाटर प्याज वो तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। देखें, जब तक आप खुद कफील नहीं ना होंगे, जब तक आप खुद प्रोड्यूस करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपकी इंपोर्ट लिखवा लें कम नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो अपनी जो एसेंशियल्स है ना, आप तो एसेंशियल्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
अगर आप अपनी लोकल, अब आप इंडस्ट्री को अगर आप बेनिफिट्स देते हैं, आपके इंडस्ट्री यहाँ पर वो चीज़ें बनाती है जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारी देखें अभी बजट में बहुत सी रेगुलेटरी ड्यूटीज़, मैं बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स को जानता हूं जो आपके रॉ मटेरियल्स जो आपके मुल्क के अंदर नहीं बनते और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा रखी है। रेगुलेटरी ड्यूटी तो आपकी लोकल इंडस्ट्री को सेव करने के लिए होती है। तो देखें अगर हम अपनी पॉलिसीज को ऐसा बनाएंगे, और जो मैं एक बात करने जा रहा था, जो एक बात बहुत जरूरी है, जो मैं आपसे ये कह रहा था कि हालात पहले वाले नहीं है। आपके बहुत से एक्ट्स आ चुके हैं, बेनामी एक्ट आ चुका है, आपके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट्स आ चुके हैं। उस पैसे को खुदारा इकोनॉमी के अंदर लाइए जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जब तक वो पैसा, देखें हम आईएमएफ से भीख मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं करते, हम वर्ल्ड बैंक से भीख मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं करते, हम चाइना, कतर, सऊदी अरेबिया के पास जाकर भीख मांगने में हम ये भी कहते हैं कि आप पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं वो चोर हैं और इन्होंने ये खा गए सारा कुछ, लेकिन आप हमें और भीख भी दे दें और आप हमें और पैसे भी दे दें, हमें पैसे चाहिए। आप अपने पाकिस्तानियों से पैसे क्यों नहीं मांगते? वो पैसा जो डिक्लेयर नहीं है उस पैसे को खुदारा डिक्लेयर करवाइए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हमें आईएमएफ को कन्विंस करना होगा कि वो पैसा इकोनॉमी के अंदर आने दें, क्योंकि अगर वो पैसा इकोनॉमी के अंदर नहीं आएगा तो वो आपकी वेल्थ में नहीं आ सकता, वो पैसा किसी भी काम का नहीं है। क्या रास्ता है ब्लैक मनी को वाइट मैं देखें, मैं बिल्कुल रास्ता है। देखें है तो पहली बात तो ये है कि पैसे का रंग नहीं होता। पहले बहुत सी मिनिस्ट्री हुकूमत नहीं, वो देखें पैसे मैं आपसे डिबेट कर सकता हूं कि हर एमनेस्टी में एक ऐसा पॉइंट रखा जाता था जिसकी वजह से वो एमनेस्टी कामयाब ना हो। तो देखें आपने अगर उस पैसे को बाइट लाना है, क्योंकि अगर मेरे पास अगर घर में पैसे पड़े हैं और मेरी वेल्थ में वो डिक्लेयर नहीं है, मैं तो वो पैसा कहीं भी नहीं ले जा सकता। ना मैं उसका प्लॉट खरीद सकता हूं, ना मैं उसकी गाड़ी ले सकता हूं, ना मैं उसको बैंक में ले जा सकता हूं, ना मैं किसी को दे सकता हूं। तो वो पैसा तो इकोनॉमी में अनडॉक्यूमेंटेड ही फिरता रहेगा। हाँ, अगर आप मुझे वो मौका दे देंगे कि मैं उसको ले आऊं पैसे को बीच में, तो वो पैसा आपकी इकोनॉमी में आ जाएगा, वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, आपको वो फायदा देगा वो पैसा। तो देखें अगर हम उसको, मैं ये तो नहीं कह रहा आपने एमनेस्टीज पे पहले दी हैं 2%, 4%, आप यार 10% पे दे दें, उस पैसे को तो बीच में आने दें। क्योंकि मैं फिर बार बार वही बात कहता हूं कि वो पैसा किसी के भी काम का नहीं होगा। काशिफ साहब, आज तक कोई हुकूमत या कोई इदारा जिसकी ये नीयत हो मैंने इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाना है और वाकई करके छोड़ना है, आप जब से ताजर की दुनिया में आए हैं, बिजनेस की सूरत में आए, कोई ऐसा पॉलिसी, ऐसा कानून देखा हो जो वाकई इसके बाद अब बचत नहीं है? अगर मैंने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं लेके गए, जो आज भी आपके कवानीन की पोजीशन है ना, आपका कानून देखें, ये दोनों मेरे से ज़्यादा कानूनदान बैठे हैं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, ताजिर हूँ। कानून क्या कहता है? जिसकी 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी या आपको अपनी रिटर्न डालनी है। भाई कानून क्या कहता है? जिसका प्लॉट है उसने अपनी गाड़ी अपनी उसने रिटर्न डालनी है, जिसने एंटीएन लिया उसने अपनी रिटर्न डालनी है, जिसकी इनकम ऐसी है टैक्सेबल इनकम है उसने अपनी रिटर्न डालनी है, और जिसका कमर्शियल मीटर है उसने अपनी रिटर्न डालनी है। अगर आप सिर्फ कमर्शियल मीटर्स वालों को ही पकड़ लें, मैं कहता हूँ कानून अब बनाया है ना ये एफबीआर ने कि उनकी बत्ती बंद हो जाएगी। मैं एज अ ताजिर कहता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस कम्युनिटी कहता हूँ, ऐसे तमाम ताजिर जिनके कमर्शियल मीटर्स हैं और उनके एंटीएन नहीं है, गवर्नमेंट को बंद कर देने चाहिए, बंद करने चाहिए। मैं दोबारा आता हूँ काशिफ साहब की तरफ। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, काशिफ साहब की बातें सुनिया आपने, जाहिद अतीक साहब ने एक तरफ इशारा किया है, पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, जिनकी आजकल बहुत सी खबरें आ रही हैं, हुकूमत के पास क्या चॉइस हैं? क्या वाकई हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरह रेलवे का 3 ट्रेनें हुकूमत ने 115% पे दी हैं, उसका रिज़ल्ट फ़ायदा हुकूमत को हुआ? क्या उनको भी इस तरह ही हुकूमत को करना चाहिए, या वहाँ के जो मुलाजमीन हैं या जिनके पास पैसा है उनको फ्री हैंड दे दिया जाए, बिजली अपनी पैदा करें, इतने बंदे मुलाजम आपकी तरफ, कोई सुना का मंसूबा बनाया जा सकता है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन जी। उमर साहब, देखिए, आपका क्वेश्चन है पब्लिक एंटिटीज इनको हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, इसमें लॉसेस हैं, वो 5-7 लॉसेस में और ह्यूज लॉसेस में है। लेकिन आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैक्स देंदा है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। टारगेट का आधे से ज़्यादा हिस्सा हुकूमती 40% के सेक्टर से करीब आता है। टैक्सेस हुकूमत के ही इदारों से कलेक्ट होते हैं। आपका जो सबसे बड़े टॉप परफॉर्मिंग होते हैं ना हमारे इंस्टीट्यूशन, उसमें OGDCL है, PPL है, उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक है। इनका पता है कितना प्रॉफिट है? ये हम दोस्तों को बता दूं मैं, 7,450 अरब इनका टैक्स रेवेन्यू और 2,000 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जिसमें से 1,683 अरब रुपया डिविडेंड्स की शेप में आना है हुकूमत को। इन्हीं इदारों ने डिविडेंड देने हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास पॉलिसी सिरे से कोई नहीं है। आप कहते हैं अभी एक रेलवे आपकी नुकसान में है, आपने ये उसके बाद ये बना दिया ऑरेंज रेलवे, उसके अंदर भी लॉस है। वो देखिए, सालाना हमारे पास लॉस पॉलिसी भी कोई नहीं है, सूद भी जाता है हर साल। सर आपके सब्सिडी दे रहे हैं ना, हर हमें ये जो फ्री मील्स वाली आदत है ना, ये अब छोड़नी पड़ेगी। देयर आर नो फ्री मील्स इन द वर्ल्ड। ये जब तक अब ये ठीक है, ज़रूर सब्सिडियाँ दें जब आप बड़े खुद मुख्तार हो जाएं, बड़ी कमाई हो रही हो, सोना खरीदने जाएं, पहले घर में भूख पड़ी अब सोना खरीदने भाग जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? अब इसके ऊपर हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए, कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाएं, इन तमाम इदारों को फौरी तौर पर निजकारी की जाए, कम से कम इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ज़रूर दे दिया जाए ताकि इनको टर्न अराउंड करने का मौका मिले। आप ये बात मैं बताऊं, हुकूमत का काम दुनिया सारी में एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पर देना होता है, जिसमें कारोबारी लोग मुनाफा बनाते हैं और उस मुनाफे को टैक्स करना है। अच्छा, हम तो वो देते ही नहीं। ख्वाहिश साहब, जिस तरह अभी रिलीफ की बात हो रही थी, हुकूमत को ज़राअत पर फोकस कर लेना चाहिए या इंडस्ट्री पे? 74 सालों में हमें एक फैसला करना चाहिए, नहीं सर, ऐसी दोनों पॉलिसी बनानी चाहिए। यही तो फैसला दोनों पे करना है। आपको मैं आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 27,500 मेगावाट आपकी बिजली की कंजम्पशन है, सिर्फ 3500 मेगावाट इंडस्ट्री और ये तजारत लेती है, बाकी सारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है आपकी। आप इसको बिजली सस्ती दें, ज़राई ट्यूबवेल पर सस्ती दे दें, इसमें कौन सा मसला है? आप देखें, पिछली हुकूमत ने टर्फ लोन दिया 500-550 अरब रुपया, 2,000 कारखाना लगा पाकिस्तान में। ये 2,000 कारखाने में 4-5 लाख बंदा मजदूर भर्ती हुआ है। देखिए, ये हुकूमतों का काम है। इस तरह नहीं हो सकता कि अब सारी महंगाई अवाम पे फेंकते जाएंगे जी मुश्किल फैसले लें। और ये मुश्किल फैसला नहीं है कि अवाम के ऊपर पेट्रोल बढ़ा दो, अवाम के ऊपर टैक्स बढ़ा दो। मुश्किल फैसला है कि इसको क्राइसिस को मैनेज कैसे करना है विद मिनिमम पेन। आई एम यूजिंग द वर्ड मिनिमम पेन। अवाम को पेन तो लेनी है लेकिन कम से कम देनी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें राशनिंग करनी चाहिए। हम तो रेवोल्यूशनरी मेजर अगर टैक्स में हम BTP पे काम नहीं कर सकते, नए टैक्स पेयर को नेट में नहीं ला सकते, तो जो कब्जे छुड़ाले ज़मीनों के वही बेच के कर्जे उतारे जा सकते हैं। बाद में याद करा दी ये BTB वाली, पिछले ये इस हुकूमत ने तो सारा उसका ख़त्म ही कर दिया सिस्टम। शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म कर दी है जिसमें आप लोगों को टैक्स नेट में ला एक दफ़ा हम एक तरफ नारा लगाते हैं दस्तावेजी मुआशरत का, दूसरी तरफ आपने ख़त्म कर दी है। समझो कोई ज़रूरत ही नहीं रही आपको शनाख्ती कार्ड रखने की। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, फिर से वही पुराना रवाज, POS को फ़रोग दें, उसके अंदर लोगों को प्रॉपर सेल के ऊपर टैक्स देना पड़े। आपने लेकिन उमर साहब उसमें या तो सब पे लागू कर देना, तो या 2 लाख या 50,000 लेके एक को छोड़ दिया, दूसरे को रजिस्टर कर दिया जिसने पैसे। उसका स्टेप बाय स्टेप तो सब पर लागू होना है। अब इस हुकूमत ने यू टर्न लेते हुए छोटे दुकानदारों को फिक्स टैक्स में ले गए हैं। उसका मतलब है कि वो स्कीम तकरीबन POS वाली का तो आपने फेज आउट कर दिया उसको। इस तरह मत करें। पाकिस्तान को हमने चलाना है ना, हमने अवाम को भी रिलीफ देना है। ये बिल मैं बताऊँ, अगर पिछले साल में हुकूमत ने 1100 अरब रुपया बिजली के ऊपर ज़ाया कर दिए, जो ये अब वाली हुकूमत कहती कि वो डेफिसिट था, उसका नतीजे में वो सस्ती बिजली कारखानों को भी मिल रही थी, अवाम को भी मिल रही थी। अब भी आप इसी तरह कर रहे हैं, कान इधर से पकड़ अब दूसरी तरफ सब्सिडीज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो 100 यूनिट का ऐलान किया है, वो खैर मैं उसके ऊपर मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको अगर आपने रिलीफ देना है वो तरीके से देना, सबको देना। मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक ही भाई साहब, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, अगर हमने कर्जों से $89 बिलियन जो आपका कर्जा है, जितने हमारे कब्जे में लोगों ने ज़मीनें की उनको छुड़ा के, उनको बेच के, सेल करके
कर्जा उतारा जा सकता है? अब भी सीमत दुरुस्त हो सकती सर है बहुत माशाल्लाह। कुछ हो सकता है। देखिए पाकिस्तानी हुकूमत के पास ऐसे ऐसे एसेट्स हैं, मसलन पाकिस्तान में एक कंपनी है पिको, उसका नाम है, 135 कब्जा किया हुआ है ना किसी ने, आज तक किसी को छुड़ाया, किसी का किसी को? कोई कब्जा नहीं है। 135 अरब रुपए की ज़मीन है उसके पास। कितनी? एक कंपनी के पास 135 अरब रुपए की ज़मीन है। हुकूमत पाकिस्तान की कंपनी है, उसको निजकारी करे, बंद पड़ी है 20-25 साल से, उसकी निजकारी करे, अपना पैसा अच्छा, ले ये जाए, लेकिन हुकूमती- उसी दिन $1 बिलियन का कर्जा भी उतारे। ये ना करे कि उसको बेच के पैसे जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रशिया से जब स्टील मिल को यहाँ लाया, एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल, क्या खसारे में ही आज तक? पीआईए जो एक टॉप पे वक्त था वो फिर खसारे में है, रेलवे जो टॉप पे था वो भी खसारे में है। ये वजह क्या है? सरकारी इदारे क्यों खसारे में जाते हैं? बदनीति। आपको पता है एमसीबी, अच्छा, एक मिनट में आज आपको जी, पता है एमसीबी बैंक 1996 में 7 अरब रुपए के खसारे पर था। 55 करोड़ रुपए में उसका टोटल सौदा 56 करोड़ रुपए में हुआ था। आज वो बैंक, सिर्फ एमसीबी बैंक साल का 40 अरब रुपया कमाता है। आज मैं जी सही कह रहे हो। बदनीति अच्छा है। उमर साहब, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुनाफा बख्श जिस पे आज हम फख्र कर सकें, ये उस हुकूमत ने बनाया, आज ये मुल्क को फ़ायदा दे रहा है, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपकी नज़र में? ये इस वक्त देखिए मंसूबे तो बहुत सारे हैं जिनमें प्रॉफिट आ रहा है। मैं जैसे कि आइलैंड गैस डेवलपमेंट है, लेकिन कम आ रहा है। अगर वो अभी 100 अरब रुपया साल का जिस कमा रहा है, आप तो एक उसका लिस्टेड potential कंपनियों 500 का अरब बता रुपये रहे थे 1000 अरब रुपया उन्होंने एक साल में कमाया, तो कुछ सरकारी ऐसे उनमें प्रोजेक्ट 10 कंपनियां सरकारी हैं जिनका तकरीबन मुनाफा 200 कुछ अरब रुपए है। ये नहीं बात पीपीएल का मुनाफा है, मारी पेट्रोलियम का लिमिटेड का पैसा है उसमें। अच्छा खासा टाइम का बिजली बहरान जो चल रहा है, डॉलर को उड़ान चल रही है, मुख्तसर 1 मिनट का कोई प्रपोजल या तजवीज़ किस तरह मुमकिन? सर डॉलर की उड़ान रोकने का एक ही तरीका है, आपकी बास्केट है $67 बिलियन की, एक्सपोर्ट $32 बिलियन, और जो आपकी ये 62 बल्कि कर ले $30 बिलियन की आपकी रेमिटेंसेस, आपने इसके अंदर रहना है। आप देखिए आपका हिस्टोरिक पिछले साल कह रहे ट्रेड डेफिसिट है, दैट इज़ $48 बिलियन, लेकिन अल्लाह के फजल से $33 बिलियन की आपको रेमिटेंसीज हैं और आपका $15 बिलियन के ऊपर साल क्लोज हो रहा है। हमसे सिर्फ ये ऊपर वाला $15 बिलियन किसी तरह इसको कंट्रोल करना है, वरना पाकिस्तान की सत्ते खैरान है। मतलब ये है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर टैक्स रेवेन्यू वसाइल को बुरोकर लाने की ज़रूरत है, प्रॉपर चैनलाइज करने की। अच्छा चौ साहब, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन भी दी पोस्ट बजट में, इस बजट में कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ज़्यादा जोर रखा गया है या डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ? आप क्या समझते हैं हमारी जो तरक्की है मुस्तकबिल पाकिस्तान का, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से वाबस्ता है या डायरेक्ट टैक्सेस पर? अयूबी साहब, हर आने वाले साल में जो है गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का हुजम है उसे कम किया जाए, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डायरेक्ट टैक्सेस की पोर्शन बढ़ता है वो भी विद होल्डिंग टैक्सेस की शक्ल में आता है। जैसे अब बिजली के बिलों पे टैक्स लग गया, ये 35 लाख के करीब लोग होंगे जो 10,000 रुपये महीना के हिसाब से तकरीबन 1,20,000 रुपये देंगे और गवर्नमेंट को शायद 40 अरब रुपये साथ के मिलेंगे। इसने कुछ परसेंटेज बेहतर कर दी। कुछ प्रोजेक्शंस के अंदर आपने डीम्ड रेंटल इनकम डाल दी, मतलब प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स की, और कुछ आपने इसी तरह से दूसरे मैयर्स करके, लेकिन सेक्शन 7 में जो वेल्थ टैक्स का नफाज किया, अर्ज ये है कि इन लिeu वो वेल्थ टैक्स कर दिया उसको, है तो वेल्थ टैक्स ये सादे लफ्ज़ों में। अब आप ये समझिए कि अगर हमने इस मुल्क को लेके आगे चलना है तो सबसे पहले सर हमें वीएन की ज़रूरत है। वीएन मेक्स मनी। अगर प्राइवेट इंटरप्राइजेस और हमारी लिस्टेड कंपनियां और हमारे अदारे बिलियंस रुपए के प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये स्कोप बढ़ाने की ज़रूरत है। समझ आ रहा है कि आपका पीटीसीएल भी एक डेड बॉडी था जिस पर आपने उसको प्राइवेटाइज किया तो उसने किया, उसके मुकाबले पे जो फॉरेन कंपनीज बाहर से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आई उन्होंने मल्टीपल टाइम प्रॉफिट्स बनाए। तो अगर एक काम हमें जो है वो पब्लिक सेक्टर में करने में कामयाब नहीं हो रहे तो इस बात को कन्फेस करने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर मेरे से नहीं चल रहा तो मैं अपने से बेहतर को अपॉर्चुनिटी दे दूँ। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दुनिया में है, डोमेस्टिक पोटेंशियल बहुत है, आप इंटरनेशनल पोटेंशियल हायर कर सकते हैं, लेकिन इशू यही है कि आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस पे जाना होगा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाने के लिए पॉलिसी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, और रजीम बेस्ड पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि साल के बाद जो रजीम आएगी वो आके उसको फिर दोबारा नए मोड पे डाल दे, तो फिर इस तरह मुल्क आगे नहीं जाते। सियासत को और मुआशरत को बिल्कुल अलहदा होना चाहिए और एक चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी बनना चाहिए। उसमें जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो बैठ के फैसला कर लें कि ये वो पॉलिसीज़ हैं जो आने वाले 10 साल के लिए इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एसेंशियल हैं। अब 2 साल पहले आपने कहा कि ID कार्ड की कंडीशन के बगैर ये मुल्क आगे नहीं जा सकता।
आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होगी तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इस गवर्नमेंट ने आते CNIC की कंडीशन को ख़त्म कर दिया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से जो सिस्टम में लोगों को लेके आए थे उसकी कॉस्ट पे की थी, अपने बिजनेसिस का लॉस किया कि लोगों ने क्लाइंट छोड़ दिया ID कार्ड की वजह से कि मुझे नुकसान हुकूमत से पहुंचेगा। आज वो लोग मातम कर रहे हैं अपने ऊपर कि वो लोग अच्छे रह गए जिन्होंने CNIC के बगैर अपने गोशवारे दाखिल कर दिए। तो रजीम बेस्ड पॉलिसी नहीं इस होनी चाहिए। हुकूमत के लिए आने वाला वक्त आप आसान देख रहे हैं या फिर ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आवाम को मुश्किलात उठानी पड़ेंगी? सर आने वाला इस गवर्नमेंट के लिए एक विंडो नज़र आ रही है, वो ये है कि अगर दुनिया के अंदर ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो गई, जिस तरह से कि सिटी ग्रुप ने भी रिपोर्ट निकाली है कि ये इस साल में $65 और आने वाले साल में शायद $50 से भी नीचे चले जाएंगे, तो आपका अगर इम्पोर्ट बिल $10 का होंगे जो हमारी शरायत IMF के साथ लेविस बढ़ानी है तो हम कीमतें कम कर सकेंगे। जी बिल्कुल। इसके अंदर IMF, जैसे इन्होंने बताया, IMF आपको कोई कंडीशन नहीं करती। आप खुद IMF को अपना एक प्लान प्रेजेंट करते हैं कि जनाब मुझे इतना लोन दे दें, मैं यूं आपको वापस दे दूंगा। आप जब अपनी कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाते तो IMF आपको कहती है कि आप अपनी कंडीशंस पूरा करें, तो आप उसको बयानिया देते हैं कि IMF ने हम पे जोर डाल दिया। IMF आपको कुछ नहीं कहती। आप जिस वक्त IMF के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो IMF एक डॉक्यूमेंट बनाती है, उस डॉक्यूमेंट में आपने फेज वाइज अपनी पॉलिसीज जो उनके साथ एक्शंस डिसाइडेड होते हैं वो करने हैं। आप वो एक्शन टाइमली करते नहीं है और फिर आप पब्लिक करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है सियासी फायदे के लिए फैसलों को रोक लेते हैं, और उसका इम्पैक्ट ये आता है कि फिर जब वो कुछ अरसे के बाद यकमुश्त करने पड़ते हैं तो फिर बोझ आता है अवाम के ऊपर। हमें ये देखना होगा कि हमने इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो इंटरनेशनल ट्रेड पे नज़र रखनी है। ऑयल की प्राइसेस में आपसे अर्ज कर रहा था, अगर $10 प्राइस की नीचे है तो हमारा 100 अरब रुपए का फ़ायदा होता है। इस साल में इंपोर्ट आप देख रहे हैं, इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, लग रहा है आपको? जी, जो एक्सपोर्ट बढ़ती हैं वो आपकी उसका दारोमदार आपकी प्रोडक्शन और कैपेसिटी पे होती है। तकरीबन आपके जो कारखाने हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अपनी पूरी पीक पे चल के इसको $30 बिलियन तक लेके गए थे। अब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ नहीं, आपको सर्विसेज में जाना है। IT सेक्टर एक बहुत बड़ी, आपके पास गेम चेंजर है, आपकी यूथ भी है। आप अपने IT सेक्टर को प्रमोट करें तो वहाँ पर आसानी से 8 से 10 बिलियन तक की IT एक्सपोर्ट करके हम रेवेन्यू इमीडिएटली कमा सकते हैं। काशिफ साहब, जिस तरह सियासत और मुआशत है, वाकई अगर इनको अलग किया जाए तो आप समझते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कारआमद साबित हो सकती है? देखिए, मैं तो इसको अलग करता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जब तक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। एक हुकूमत आती है वो अपनी अलग पॉलिसी वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है। वजीर बदले जाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे चलेंगी? नहीं, वो देखें, दैट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़। वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी हमारी नहीं है। देखें, अगर पाकिस्तान में पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हमने अगले 25 साल में क्या करना है, लेकिन हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं कि हमने 5 साल में क्या करना है जब तक हमारी हुकूमत होगी, और फिर जब अगली हुकूमत आती है तो वो फिर शुरू से शुरू कर देती है अपनी पॉलिसी को बनाना। तो यस, ये हमारे लिए नुकसानदेह बात है। हमें अगर हमने ये करना है कि हमने इंपोर्ट को रिड्यूस करना है और हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, या हमने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमने लोकल इंडस्ट्री को बेनिफिट देना है या नहीं देना, या हमने सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बेनिफिट देना है, हमने एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना है या नहीं जाना, हमने सोलर पे जाना है या नहीं जाना है, हमने वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, हमने डैम्स बनाने हैं कि नहीं बनाने। अगर ये हुकूमत आज भी सोचती है कि मैंने डैम बनाना है तो डैम 10 साल के बाद बनेगा, और अगर 5 साल के बाद आके अगली हुकूमत ये सोचे कि नहीं यार डैम बनाना तो बहुत महंगी चीज़ है तो डैम को रोक देना चाहिए, तो 5 साल की मेहनत तो ज़ाया हो जाएगी। 1992 में जो बनना चाहिए था, देखिए जब लागत बहुत कम थी और अब कहाँ आप पाकिस्तान के लिए ये कहा जा रहा है कि 2025 में वाटर स्केर्स कंट्री हो जाएगा। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आपको बत्ती पानी बिजली नहीं मिल रही। आने वाली आपके शहरों के अंदर लड़ाइयाँ पानी पे होगी। पिछले दिनों आपने कराची में हाल नहीं देखा कि आपको पानी नहीं मिल रहा? देखें, आज भी दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि आप वाटर रिजर्वॉयर्स को बनाना शुरू करें, आप डैम्स को बनाना शुरू करें, और जो सबसे ज़रूरी बात है आप सोलर पे कन्वर्ट करें। ये मैंडेटरी कर दे हुकूमत पाकिस्तान कि ऐसा घर जो 1 कनाल से ज़्यादा का है उसको चाहिए कि वो सोलर की तरफ चला जाए, उसकी बत्ती बंद कर दी जाए। देखें, अगर हमने सख्त फैसले लेने हैं ना तो जिसका 1 कनाल से ज़्यादा घर है वो अफोर्ड भी करता है, और हुकूमत पाकिस्तान ने उसका इंटरेस्ट भी 6% कर दिया है। दोबारा वो 2024 तक आपका वो रिवैलिडेट हो गया है। स्टेट बैंक ने वो दोबारा सर्कुलर दे दिया कि आप 6% में हमसे लोन ले लें।
तो पाकिस्तानियों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 6% पे, अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो 6% पे लोन लेके अपने घरों पे सोलर के प्लांट्स लगाएं, ताकि जो फ्यूल जो हम कहते हैं कि जनाब, जैसा कि उमर भाई ने भी कहा कि डोमेस्टिक में बिजली ज़्यादा होती है, तो क्यों ना जो हम सरकार से बिजली ले रहे थे हम स्टेट को बिजली देना शुरू कर दें। तो देखें, ऐसे फैसले करने होंगे, ये लॉन्ग टर्म होंगे, ये हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। और फिर वही बात मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर दोबारा यही कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना होगा, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अनडिक्लेयर्ड अनडॉक्यूमेंटेड पैसे को इकोनॉमी की तरफ लाना होगा। इट इज़ उसके लिए बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत है। काशिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया, उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, चौ साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी। मुझे लगता है मुझे तज्जिया नहीं करना चाहिए, आपने आज खुद ही तज्जिया किया होगा, कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम था। आपने कमेंट्स में बताना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।